हिंदुस्तान में दुनिया की जमहूरियतों का सबसे बड़ा इंतखाब हुआ। इस चुनाव में एनडीए जो रूलिंग कोलिशन है वो बज़ाहिर तो जीत गई और मोदी ने अपने इत्तेहादियों को और वोटर्स को मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन हालात उनके दुरुस्त नहीं हैं। हम ज़रा अहाता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इंतखाबात के इम्प्लिकेशंस क्या हैं। साकिब तनवीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया एडिटर इंडिपेंडेंट उर्दू, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस सिलेक्शन की इम्प्लिकेशंस के लिए हमें इम्तियाज़ आलम साहब ज्वाइन कर रहे होंगे। तो साकिब, इंतखाबात क्या थे हिंदुस्तान में, हम क्यों इसके ऊपर फोकस करें? अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसको देखें और देखें कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी दुनिया भर में, आई थिंक ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट किया है और इन टर्म्स ऑफ जितने पैसे इसमें लगाए गए। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर है 90 करोड़ है। जो वोटर टर्नआउट की बात की जा रही है, अभी तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। उसके बाद अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे इलेक्शन है। इनफैक्ट जो 2020 के अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। और सिर्फ आप इन टर्म्स ऑफ वोट्स की बात कर लें, सो जो 65 करोड़ वोट हैं उनको अगर आपने गिनने का टाइम लगाना है तो आज सुबह 8:30 बजे जो है वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्यूटर कर रहा था, और तकरीबन 7 बजे मोदी ने आके जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो कर दी थी। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स को जो है वो काउंट। विक्ट्री स्पीच से मुराद ये है कि बड़ा अच्छा दिन है, होना चाहिए टेक्निकल एतबार से, लेकिन ये अच्छा दिन नहीं है। जब हम हिंदुस्तान की मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर तो कांग्रेस छाई हुई लगती है और बीजेपी बुझी बुझी लगती है। इसकी क्या वजह? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि अगर इंडियन मीडिया को देखें ना तो इंडियन मीडिया का टिल्ट हमेशा से जो है वो बीजेपी की तरफ से रहा है, खासतौर पे पिछले कुछ सालों में। सो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, सो वहाँ पर जो आपको एडिटोरियल लाइन नज़र आती है वो ये है कि मोदी की वापसी है, जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। बट जब राहुल गांधी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उस वक्त आके बताया, अगर आप सिर्फ कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें 2019 में 52 सीट्स हैं और इस बार इनकी अभी फिलहाल की जो सूरत हाल है वो 99 सीट्स हैं। सो ऑलरेडी उन्होंने अपना मैंडेट डबल किया है। उनका जो अलायंस है, पिछली बार उनकी तकरीबन 100 के करीब सीट्स थी, इस बार वो 240 तक 230 तक की बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीड किया। और कांग्रेस के लिए ये जो इलेक्शन था ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, स्पेशली राहुल गांधी के लिए। पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर जितना क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ है किसी के ऊपर भी नहीं। ख्याल यही किया जा रहा था कि इस इंतखाब में अगर वो गए तो फिर वो गए। एग्जैक्टली, और ये उनकी सियासत का मेरे ख्याल से आखिरी टाइम था। इससे पहले भी जो है वो जो पार्टी की सदारत के लिए उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, शशि थरूर और उनके साथ खरगे थे जिन्होंने कंटेस्ट किया था, खरगे जो है वो जीत गए थे। सो उनका जो पार्टी के ऊपर स्ट्रांग होल्ड था वो बहुत कम था। बट उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर 2022 में उन्होंने अपनी एक यात्रा स्टार्ट की थी, फिर उसका दूसरा फेज अभी रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन से पहले ख़त्म किया। उसकी बेसिस के ऊपर उनकी जो पार्टी है बहुत मोबिलाइज हुई है। उनके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो उनकी सिस्टर का है। उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी ने ख़ासतौर पे जो उनके अपने आबाई इलाके हैं उनकी जो कैंपेनिंग है उसके अंदर उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मेजर रोल प्ले किया। लेकिन जो मोदी की कैंपेन है उसके अंदर मैं नंबर्स देख रहा था और वो कैंपेन हुकूमत में होने की वजह से पैसों की कैंपेन में कन्वर्ट हुई। जो उन्होंने खुराक पहुंचाने का बंदोबस्त किया तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक, उसका मैं नंबर देख रहा था 142 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ खुराक वो दे रहे हैं। जो वॉशरूम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉश फैसिलिटीज़, वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर है, 2015 से वो कर रहे हैं, तो 30 बिलियन डॉलर तो यही हो गए। सिर्फ मैं 2 स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, और भी घर बनाने की स्कीम है 15 मिलियन उन्होंने। वो स्कीम कहाँ पर गई? दे थॉट के ये तो बड़ा हमने लोगों तक चीज़ें पहुँचाई, भाई अनाज भी पहुँचाया, घर भी पहुँचाए, ऐप्स भी दिए, मोबाइल भी दिए, तो क्या हुआ? आई थिंक कैंपेन मैसेजिंग का इसमें बहुत बड़ा इशू था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जितनी भी कैंपेनिंग रही है वो नेशनलिज्म के ऊपर रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडिया की जो हिंदू साख है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट की बहुत कम बात की। जबकि दूसरी जानिब जो कांग्रेस की अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डी है वो डेवलपमेंट पे स्टैंड करता है। सो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है और साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है कि अगर मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। सो मेरी नज़र में आई थिंक जो बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुई है वो ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है, इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, दुनिया भर के अंदर चांद पे पहुँच गए हैं वो। आई थिंक उसको उन्होंने जो है वो इस तरीके से जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। वो
ज्यादा बात जो है वो राम मंदिर की करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि शायद ज्यादा उसी पर फोकस रहा कि हम दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है, लेकिन दुनिया ने वोट नहीं डालना होता, लोगों ने वोट डालना होता, लोगों से वो दूर हट गए। जरा इसके ऊपर वापस आइएगा कि जो एंटी मुस्लिम कैंपेन है, यू हैड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट एंटी मुस्लिम कैंपेन जब आपने उसका तज्जिया किया, क्योंकि अमूमन तासुर यही है कि मुसलमानों को मारने का, उनको निकालने का, उनको मजीद और कवानीन भी पास किए ऐसे, उनको साइड लाइन करने का, मार्जिनलाइज करने का, गेटवाइज करने का तरीकाकार था। इस इलेक्शन कैंपेन में एंटी मुस्लिम रेटरिक को कैसे देखें? मोदी की अगर आप जो एंटी मुस्लिम रेटरिक है उसको देखें तो 2002 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से लेकर जो उनका असेंट हुआ 2014 में सेंटर में है, सो 2014 की कैंपेन में के स्टार्ट से ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात की है। 2019 की कैंपेन आती है, 2019 की कैंपेन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात की और मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बात हुई। इस बार की जो कैंपेन का आगाज़ हुआ था, इसके स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टेरियल जो है वो लेवल के ऊपर कंडक्ट किया था। वो इस किस्म की बातें नहीं कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि शायद ये मुझे नहीं करनी चाहिए, जो पार्टी के निचले कैडर हैं वो ये बात कर सकते हैं। बट इलेक्शंस के दौरान स्पेशली जो पिछला मंथ गुजरा है उसके स्टार्ट के अंदर आई थिंक उनकी पार्टी ने रियलाइज़ किया है कि जो उनका जो वर्कर था वो उस तरीके से मोबिलाइज नहीं था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने फिर मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए। कांग्रेस को उन्होंने जो है वो कहा कि पाकिस्तान के बहुत, जिसको कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट, यानी उनकी डेस्परेशन थी, लेकिन वो काम नहीं किया। या लग तो ये रहा। कांग्रेस के लिए तो बड़ा मौका है। राहुल गांधी का मानना ये है कि हिंदुस्तान ने कह दिया है कि मोदी नहीं चाहिए, ये इसमें मुबालगा है, हाइपरबोले क्या है? आई थिंक मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, सो उसको डेंट बहुत ज़्यादा पड़ा है। मगर वो पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि अगर वो डेंट पड़ेगा भी तो वो इतना नहीं है कि उसको ताकत से निकाल सकते हैं। बट उनकी बात ये ठीक है। आई थिंक इंडिया ने एक लेवल के ऊपर जाकर, जिस तरीके से मैं इंडियन टीवी चैनल्स को देख रहा था, खासतौर पर जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, इंडिया के अंदर टीवी चैनल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम के तमाम प्रो बीजेपी हैं। बट एक शख्स है जिसके बारे में अल जजीरा ने जो है वो फीचर्स किए हैं और भी इंटरनेशनल इदारों ने, एक शख्स जिसका नाम है ध्रुव राठी, 29 साल का यूट्यूबर है। उसकी वीडियोस अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 25% ऑफ इंडिया उसको देखता है। उसने कल अपने स्टैट्स जारी किए हैं, उसने इस इलेक्शन कैंपेन में 69 करोड़ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया है, जो कि आई थिंक आप किसी भी टीवी चैनल के स्टैट्स अगर आप गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज यू आल्सो डू यूट्यूब और हिंदुस्तान पे आपका बड़ा फोकस है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। ये लड़खड़ाती हुई मोदी सरकार रीजन के अंदर क्या करेगी, अगले हिस्से में। लेकिन नाज़रीन, भारत के इंतखाबात सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है, इसके नताइज भी निकलेंगे और नताइज बॉर्डर के पार भी आ सकते हैं। तो हमारे पास इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं, सेफ्मा के सेक्रेटरी जनरल, तज्ज़ियाकार और बहुत तवील मुद्दत से हिंदुस्तान की सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपकी समरी क्या है इन इंतखाबात के बारे में? मेरा ख्याल है कि इसमें जो मोदी ने अपनी पर्सनल गारंटी पे इलेक्शन कैंपेन चलाई और बहुत ज़्यादा कम्युनलाइज की और उसमें पाकिस्तान बैशिंग भी हुई और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया एंटी माइनॉरिटी एक कैंपेनर के तौर पे, मेरा ख्याल है वो उसकी पिटाई हो गई है। और ये दलित और यादव और मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट्स ने कई रियासतों में जो है मामला उलट दिया है बीजेपी का, जैसे यूपी है, जैसे इवन वेस्ट बंगाल है, इवन महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई और उन्होंने तकरीबन दुगनी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दिलवा दी हैं, तकरीबन 100। और मोदी के बारे में जो प्रोडिक्शन हमारे यहाँ वहाँ पे जो एग्जिट पोल हो रहे थे वो तो 360 से 411 तक दे रहे थे। सिर्फ योगेंद्र यादव थे या यशवंत देशमुख थे जो कह रहे थे कि बीजेपी 270 क्रॉस नहीं करेगी, 250 से नीचे रहेगी, और ये कि एनडीए गठबंधन जो है अलायंस वो भी 300 क्रॉस नहीं कर पाएगा, मुमकिन है मेजॉरिटी ही ना ले। और ये बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। लेकिन सारा मीडिया एक तरफ था, जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है, सारा कॉरपोरेट सेक्टर उनके साथ था, पूरी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उनके साथ थे, इवन प्लेइंग फील्ड नहीं था। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को और हिंदुत्व को बहुत बड़ा धचका इस इलेक्शन में लड़ा है
लगा है, और खास तौर पर मोदी को ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। अच्छा, सेटबैक जो जब कि इम्तियाज साहब खुद से अपनी बल अच्छा, पे अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि जब सेटबैक होता है और आपने फिर तसन्नो और बनावट भी बरकरार रखनी है, जैसे कि मोदी ने रखी कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम है और तारीख़ी तौर पर हमें तीसरी मरतबा उन्होंने हुकूमत दे दी है और आवाम का शुक्रिया वगैरह वगैरह, तो उसके बाद कुछ ऐसी हरकत भी हो सकती हैं जिससे अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो कोई बंदोबस्त करें। तो मैं सिर्फ उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस जानना चाह रहा हूँ कि रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके। मेरा ख्याल है जो टोन डाउन मोदी हैं, जिसमें वो अब ज़्यादा जिक्र एनडीए गवर्नमेंट का कर रहे हैं, और वो भी डिपेंडेंट एंटायरली दो लोगों पे होगी। एक तो नीतीश जो कि चीफ मिनिस्टर है बिहार के, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। इनकी 28 सीटें निकाल दें तो इस एनडीए की 262 सीटें रह जाती हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और पिछले अलायंस गठबंधन में भी रहे हैं जब मनमोहन की गवर्नमेंट थी, और नीतीश भी रहे हैं, और बल्कि वो तो एक मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे मोदी साहब के। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो गठबंधन होगा ये बड़ा फ्रिजाइल होगा और बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आसमान से ज़मीन पे उतरना पड़ेगा मोदी को, और मोदी के लिए मुश्किल होगा पाकिस्तान या रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेना। मुझे याद है कि मोदी ने ये भी कहा अपने एक इंटरव्यू में कि नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोर मोदी पाकिस्तान को सूट करते हैं, और दूसरी बात यह कि ये कोलिशन गवर्नमेंट शायद ज़्यादा देर न चले। 75 साल की उम्र की बंदिश तो खुद मोदी ने लगवाई थी ताकि अडवाणी और दीगर सीनियर लीडर्स को रास्ते से हटाया जा सके, और 1.5 साल के बाद वो मोदी 75 साल के हो जाएंगे। आपका वैसे ज़ाविया बड़ा दिलचस्प है कि जो कमज़ोर मोदी है वो पाकिस्तान को सूट करता है, क्योंकि टोन डाउन होगा, इत्तेहादियों के ऊपर वो डिपेंड करता है। वो इत्तेहादी जो इंतखाबात से कुछ देर पहले जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, तो मरकज़ियत नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बावजूद, मोदी ने ज़ाती कैंपेन चलाने के बावजूद वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि जो कमज़ोर शख्स है वो अपनी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए बॉर्डर पार एडवेंचर भी करता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि ये बात एग्जॉस्ट हो गई थी पिछले इलेक्शन में। इस इलेक्शन में ना एंटी पाकिस्तान बैशिंग चली है, ना राम मंदिर चला है, ना मिनॉरिटी बैशिंग या मुस्लिम बैशिंग चली है, बल्कि वो बैकफायर कर गई है। और ये जो वोट कम पड़े हैं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी ने एक्सपैंड किया है ओवरऑल साउथ में भी और ईस्ट में भी, जो कि बड़ा कमाल है बीजेपी का और आरएसएस का। लेकिन मोदी पे एक बहुत बड़ा चेक लग गया है, और मोदी आज जो मैंने देखा उनका जलसा, जो विक्ट्री स्पीच की, वो बहुत बुझी थी, रिस्पांस भी कमज़ोर था। मैंने खुद 2004 में 2019 में और 2014 में देखा था इलेक्शन रिजल्ट वहाँ पे इंडिया में, तो उस वक्त बहुत जोश था और बड़ा हंगामा था। और लेकिन 2014 में अगर लोग तब्दीली चाह रहे थे तो 2019 में वो एंटी पाकिस्तान या वो जो मामला था कश्मीर में हुआ था, उसके हवाले से उन्हें बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हवा मिली थी। इस बार कुछ नहीं था। इस बार ना राम टेम्पल चला, बल्कि यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि एक यूपी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राम खुद आ गए थे, वो भी वो हार गए। और यहाँ तक के जो भाजपा का जो बड़ा सेंटर है यूपी में, अयोध्या, वहाँ की सीट भी हार गए। और दिलचस्प बात है वहाँ से एक दलित जीत गया है। ये कहते हैं कि एग्जॉशन, जी जो एग्जॉशन है, ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम कभी ना हारें, लेकिन एग्जॉशन की वजह से बीजेपी का वजूद सियासी आया जब कांग्रेस से एग्जॉशन हुई। अब लगता है कि बीजेपी की मौजूदा क़यादत से एग्जॉशन इज सेटिंग इन। हालांकि अगर आप मईशत के नंबर देखें, इन्वेस्टमेंट के नंबर देखें, एम्प्लॉयमेंट के नंबर देखें, जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हैं, चाहे वो लोगों को राशन पहुंचाने की हो या सहूलियात फराहम करने की हो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एग्जॉशन शायद लोगों ने कहा बहुत हो गया मोदी, कि नहीं? नहीं, इसके देखिए ना, बात यह है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपने अरूज पे है। ये बड़ा मुद्दा था, महंगाई का भी बड़ा मुद्दा था। 80 करोड़ लोग राशन पे हैं, जो मोदी ने 5 किलो के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को दिया। तो हिंदुस्तान में अब जो नाबराबरी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। और
मोदी को देखा जाने लगा ये जो वहाँ के जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनके हवाले से। आज जब शेयर गिरे हैं तो अडानी के 20% शेयर गिरे हैं, और अभी लाखों करोड़ों का कारोबार हुआ था एक दिन पहले इन एग्जिट पोल्स के बाद, आज धड़ाम से मार्केट गिर गई है। तो ये जो बिग हाउसेस का और मोदी का जो एक कोलिशन था और मीडिया हाउसेस का, एंटायर मीडिया हाउस बॉट, इवन ये जो एग्जिट पोल कर रहे थे लोग, ये भी बाई आउट हुए थे, वही नंबर दे रहे थे 360 और 411 के दरमियान। और ये सिर्फ युगेंद्र यादव हैं या यशवंत देशमुख है, ये दो लोग थे जो कि अब सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ऐसा नहीं होने जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कोलिशन को डिफीट हुई है, और मैं ये कहूँगा कि अब लीडर के तौर पे राहुल गांधी जो है इमर्ज हुए हैं, और उन्होंने ये जो यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा, और मोहब्बत की दुकान और मिनॉरिटीज़ को डिफेंड करने की, और लोअर क्लासेस को के राइट्स की जो बात की, और कांग्रेस गई है लेफ्टवर्ड, और उन्होंने एजेंडा अडॉप्ट किया अगेंस्ट द बिग मोनोपोलीज। इसका फायदा हुआ है, और एक बड़े चैलेंजर के तौर पे राहुल गांधी सामने आए। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू टॉक टू यू इम्तियाज साहब। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत को इतने गहरे अंदाज से जानते हैं और इतने तवील अरसे से उसको देख रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।